बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप लोगों को पता है जैसा कि आजकल सियासत का मैदान गर्म है और बहुत ही अजीब व गरीब मामला सामने आ रहे हैं। आज का मेरा जो सेशन है वो ये लॉ से हटकर है। यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट्स ज़रूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आइंदा सियासत के मैदान में क्या क्या मामला होने जा रहे हैं, इनकी फेवरिज़म, इनकी जो एक्सपर्ट्स की जो राय है वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, पॉलिटिशियंस के हक में है। आज वो सारी बातें इनके साथ होंगी। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो हमारी फैसलाबाद बार के सीनियर मेंबर्स हैं। एडवोकेट अफजाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अक्सर मेरे साथ आप देखते हैं कि जो लॉ सेशन करते हैं, और सैयद सरफराज काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले भी हमारे साथ बहुत सारे एपिसोड्स में आ चुके हैं, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया ने। सैयद मुकर्रम अली शाह साहब मेरे सीनियर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और सकलैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही सीनियर और एक्सपर्ट्स सारे आज यहाँ पर मौजूद हैं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मैं अपनी बातचीत का आगाज़ आज आपसे करूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर मामलात क्या हो रहे हैं? इस तरह से इतना अनप्रडिक्टेबल मैटर, ऐसे अजीब व गरीब मामला मैंने नहीं देखे। एक तरफ सेनेट का इलेक्शन होता है और उसमें यकसर देखा जाता है कि जो है वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो अचानक से उनको उनके हक़ में वोटें पड़ती हैं, वो जीत जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ 3 दिन बाद ही पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ सिनेरियो है। आखिर हो क्या रहा मामला, थोड़ा सा रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर आप हमसे कानून की बातें पूछते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, हम फ्रीली अपने ख़यालात का इजहार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें तरह तरह की रिजर्वेशन होती हैं कि बतौर एक लॉयर के हमसे कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात ना निकल जाए। कोई जैसे कि टीवी पर वो 2-3 अहबाब को बिठाया होता है, एक कंपेयर होता है, वो ऐसे जैसे मुर्ग नहीं लड़ाते, ऐसे उनकी लड़ाई करवा रहे होते हैं, और कोई लॉजिक नहीं, बहुत ही इमोशनल और विदाउट सब्सटेंस उनकी बातें हो रही होती हैं। लोगों ने अब तो टीवी को देखना भी छोड़ दिया है कि यहाँ पर क्या तमाशा रहा है। आपने आज चूँकि करंट अफेयर्स के बारे में मामला छेड़ा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में और दोनों ऐवानों के बारे में। जी, इसमें यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने अयूब खां का दौर भी देखा। जी, अयूब खां के दौर में 65 की वार भी देखी थी, और उसके बाद भुट्टो साहब का हुकूमत से जाना, फिर पब्लिक में आना, फिर उनको एक पॉपुलर पार्टी बनाना, और अयूब खां को ऐसे अल्फाज के साथ, एक जिसने 10 साल जिस शख्स ने इस कौम की खिदमत की थी जी, उसको डिक्टेटर, आमर और कोई ऐसे अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए गए जिनको दोहराना मुझे ज़ेब नहीं देता। जी, इसके बाद हमारी कौम ने मसलसल धोखे खाए। जी, कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, कभी दीन इस्लाम के नाम पर, कभी वोट के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, और कभी ये आजकल जो कुछ सिलसिला चल रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत ही खुशनुमा नारे लगाए जाते हैं, और हमारी पब्लिक जो है वो उनको बहुत ही इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और उनके पीछे लग जाते कि शायद इस बार कुछ हमें बेहतरी आए, हमें इस दफ़ा धोखा ना मिले। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें कोई भी आ जाए वो इसी तरह नाकाम होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले मरहूम जो हमीद गुल साहब थे, जी, 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 उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि इमरान खान आएगा जी, और वो नाकाम होगा। फिर उसमें कुछ सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीलियां होंगी, राइट, और वो सारी चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। मैं उन मरहूम हमीद गुल के विजन को सलाम करता हूं कि उन्होंने आज से कई साल पहले ही इस चीज़ का इदराक कर लिया था। बाकी ये है कि जमहूरियत जो है, आज तक इंसान ने जितने भी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराए हैं उनमें सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत और सियासत का निज़ाम जो है, इंतकाल इक़्तिदार का जो सिस्टम जमहूरियत ने दिया है वो आज तक कभी नहीं दिया। और इस सिलसिले में अगरचे हमें रोम और यूनान में भी कुछ मिसालें मिलती हैं कि वहाँ पर भी ये
कैसर के दौर में या सीजर जैसे करके जूलियस सीजर वगैरह, वो भी उन्होंने सैनेट वगैरह इस किस्म की कुछ चीज़ें हुआ करती थी। जी जी। लेकिन दीन इस्लाम ने सबसे पहले मजलिस शूरा को जो मजलिस शूरा और बाप के बाद बेटे को ये निज़ाम को तब्दील करने की एक इब्तदा की थी। वो अलग बात है जी, आगे से वो कि जो उसमें जो बैत का सिस्टम आया था, जिसे आजकल हम वोट कह देते हैं, बैत का मतलब था कि कोई शख्स अपना सब कुछ किसी दूसरे को हवाले कर दे, बैत से निकला है, सेल से। तो अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत करते थे। बाद में जो भी हुक्मरान अपनी हमायत के लिए बैत करवाते थे। और सबसे बड़ा जो वाक़या, अगर इसको आसान वर्ड्स में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, जी जी, बेशक बेशक, सबसे बड़ा हम इस्लामी तारीख का और खूनी वाक़या जो आज तक हमें इस सिलसिले में गमज़दा कर देता है, वो हुजूर के अहले बैत और तमाम आली मकाम की कुर्बानी कि उन्होंने ज़ालिम हुक्मरान के साथ समझौता न किया, अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी देकर इस्लाम को हमेशा के लिए सुरखरू कर दिया। तो यहाँ पर जब सिस्टम कायम हुआ, थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगा, सिर्फ चंद मिनट के लिए इस पस मंज़र में लेकर जाऊँगा कि हमारी कौम जो थी ना, प्री पार्टीशन मुसलमान कौम, ये तालीम में बहुत पीछे रह गए थे। उसकी वजह हमारे कुछ रहनुमाओं का ये कि अंग्रेज़ी तालीम मत हासिल करो, काफर हो जाओगे, ये वो इस किस्म। ये तो भला हो सर सैयद अहमद खां का, जिन्होंने मुसलमानों को कहा कि ताकत से तो तुम ले नहीं सकते, कम का इल्म हासिल करो तालीम के ज़रिए। और इस चीज़ को फिर जो हमारे बुज़ुर्गान, हमारे जो कायदीन, उन्होंने आगे बढ़ाया। और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर दिया और फिर कायदा ने उस पर अमल करवाया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये एक मुसलमानों में एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कायम हो सका था। चंद जागीरदार थे, चंद नवाब थे, जिन्होंने ये पॉलिटिक्स शुरू की थी, पार्टी बनाई थी। और अवामी पार्टी आखिरी दिनों में ही मुस्लिम लीग बन सकी थी कि जब कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत नसीब हुई। लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत से उसमें जो जेंट्री के लोग ही थे, मासिस की जमात नहीं थी। जैसे ही पाकिस्तान बना, कायद आज़म को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने तारीख़ी जुमले कहते कि मेरी थैली में सब जो सिक्के हैं खोटे हैं। और नस्ल दर जो अंग्रेज़ के परवरदा जो टोडी थे, वही रातों रात यूनियनिस्ट से कोई मुस्लिम लीग में आ गए। और सियासतदानों को अल्लाह ने बहुत मौका दिया। इतना फिर इन्होंने इस इक़्तिदार को मिसयूज़ किया कि कायद आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत ना बन सकी, जिस वजह से हर रोज़ नहीं तो कुछ अरसे के बाद एक वज़ारत बदल जाती थी। तो पंडित नेहरू ने तंज़न कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने शायद ट्राउज़र नहीं बदले जितना पाकिस्तान ने वज़ारतें बदली हैं। और इन्होंने खुद फ़ौज को दावत दी, जब कोई शोबा अपना काम ना करे तो लाजमन जो स्पेस होती है उसको, उस गैप जो होता है उसको फिर पुर करने के लिए और ताकतें आती हैं। लेकिन वो एक ऐसा वाहिद अदारा था जो मुनज़्ज़म था और आज भी मुनज़्ज़म है, आर्मी का अदारा। जी। इसमें हमें कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ लोगों के राइट्स भी हो सकता उनमें कमी आई हो। लेकिन इस बारे में मैं कहता हूँ कि ये निज़ाम हुकूमत जो पार्लिमानी है ना, पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि लोगों में एजुकेशन ना हो। और अब हम मिसालें देते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में पहले फैसिलिटीज़ देते हैं, फिर वोट मांगते हैं। यहाँ पर जो नारे लगाए जाते हैं कि ये दिया जाएगा, वही और सबज बाग दिखाए जाते हैं। जैसे हसन नसार ने वो कहा था कि ये लोग वोट छीन के आते हैं। और मौजूदा हुकूमत ने भी यही किया। मुझे बहुत अफसोस है कि चाहिए तो ये था कि अपने असूलों पर रहते हुकूमत मिलती या ना मिलती। इलेक्टेबल की एक हमने टर्म सुनी पिछले इलेक्शन में, वही लोग जो कि दूसरी पार्टियों के थे, जिन्होंने खूब लोगों को लूटा था, वही एक सच्चे शख्स के गिर्द जमा हो गए। इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है इस वक्त नाकाम हो चुकी? इसमें इमरान खान की नाकामी नहीं है, इस सिस्टम की नाकामी है। इमरान खान एक सीधा साधा आदमी है जिसने जिस शोबे में भी हाथ डाला था खुलूस दिल से। क्रिकेट
को, पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया। जब उन्होंने हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल का यहाँ पर तस्वर नहीं था, और नवल युजे व्हाट्सएवर, अगरचे मुझे उसके सलूब सियासत से इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके खलूस में कोई शक नहीं था। पर्सनैलिटी में आपको किसी किस्म का कोई फिर इमरान खान से जो सबसे बड़ी गलती हुई, उसने वही काम किया कि जैसे बड़ा दरख्त छोटे दरख्त को पनपने नहीं देता, उन्होंने पंजाब जो कि पाकिस्तान का कमोबेश 3/4 है, उसमें एक ऐसा शख्स, शहबाज शरीफ जैसे शख्स के बाद, जिसको कि चाइना वालों ने जर्नैल का खिताब दिया था, उसकी जगह एक ऐसे शख्स को जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल ठीक उसको बेचारे को बैठा दिया। जी थैंक यू। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, मैं ज़रा काज़मी साहब की तरफ जा रहा हूँ। इधर माइक काज़मी साहब कर दीजिएगा। काज़मी साहब, आपने मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं इन शॉर्ट टाइम। वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, जिससे इस वक्त तकरीबन हर पाकिस्तानी मायूस हुआ है, बड़े बड़े लोगों के इस बारे में प्रेडिक्शंस थी, बड़े बड़े लोगों की ये राय थी कि ये मुल्क जो है वो अब जो है भलाई की तरफ या कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। खैर, ये नाकाम हो रहा है। आप इस नाकामी की वजह क्या समझते हैं? आपके माइंड में इसके बारे में क्या है? मैंने अयूब के दौर से लेके जी जितने भी हुकूमती अदवार आए वो मैंने देखे हैं जी, और उनका निज़ाम भी चलता हुआ देखा है सारा। और अपनी होश से लेके आज तक मैं जमहूरियत को जिस नज़र से देखा, मुझे जमहूरियत में अपने मुल्की लेवल पे किसी भी किस्म की कोई खातिर खा कामयाबी आवाम की सहूलियात के लिए नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि जमहूरियत का नाम लेके अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं और किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती। डाका जनी, चोरी जनी, माल का स्टोर करना, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गरीबों का इस्तेहसाल करके उनका खून पीते हुए मुझे अवामी हुकूमत में नज़र आया है। लिहाजा मैंने जब भी अवामी हुकूमत के अदवार को गौर से देखा तो मुझे सवाए इस्तेहसाल के और जुल्म के कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इसके मुकाबले में मैंने जब से होश संभाला, मैंने अयूब का दौर देखा, मैंने 65 की जंग देखी, उसके बाद जितनी भी जंगें हुई इंडिया के साथ, जो पॉलिसी हुई, उसको देखते हुए सारा कुछ मुझे आर्मी कि जो हमारी इंतहाई कदरदान, हमारी मेहरबान और हम पे शफकत करने वाली मुल्क पर वो एक वहद अदारा है पाक फ़ौज, और मैं इसको सल्यूट भी करता हूँ, इनको सलाम भी करता हूँ। मैं मर भी जाऊँ तो इनके लिए मेरी तरफ से सलाम ही है। इसकी वजह ये है कि ये हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है उनको आराम से नींद सुलवाने के लिए और मुल्की लिहाज से इसकी तमाम हदूद और हदों को हर लिहाज से हिफाजत देते हुए अपनी जानों के नजराने देते हैं। उसमें हम पाकिस्तानी अवाम के लोग भी शामिल हैं, उसमें हमारे सियासतदान भी लोग शामिल हैं। अब रही बात ये कि अवामी हुकूमत के लीडर्स जो हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी सहूलियत का देना, और बुनियादी चीज़ सबसे बड़ी कि इनको रोज़गार के बेहतर से बेहतर मौके देना। ये नारा तो लगा कर आते हैं लेकिन ये पूरा नहीं करते। मेरिट पर कोई काम नहीं होता सिवाय इनके अपने पेट भरने से। मैंने बहुत सारे जितने भी मैंने देखे अवामी हुकूमत के, मैं इस्लामाबाद में जाता रहा हूँ, कौमी असम्बली के मैंने बेशुमार अजलास अटेंड किए, सेनेट की मैंने बेशुमार अजलास अटेंड किए। मैंने वहाँ पर यह देखा कि हमारे इलाके के जो लोग MNAs हैं, जो इन्होंने हमारे गरीबों के साथ वादे किए हुए थे, वो वहाँ जाके हमारे साथ सिर्फ दुआ सलाम करते हैं, उसके अलावा कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। उनके हाथों में सिर्फ फाइलें होती हैं सब्ज़ रंग की, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए का कर्जा लेना होता है, या कोई गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है वो उन्होंने अपने नाम 100 साल लीज पे या 50 साल लीज पे वो इन्होंने मुंतकिल करवानी होती है, और कर्जे लेने होते हैं, और कर्ज़ों की परसेंटेज जो है इनका मार्कअप वो 1%, 2%, 3%। वही कर्जा मैं घर बनाने के लिए लेता हूँ। मुझसे मुराद यह है कि पाकिस्तानी कोई भी शहरी
किसी भी अदारे से अपने घर के लिए कर्ज लेता है तो वो जनाब कम अज़ कम 16% से लेके 30% तक उसका मार्कअप देता है। जी जी। अगर उसकी एक किस्त शार्ट हो जाए उसका घर नीलाम कर दिया जाता है। ये हमारी अवामी हुकूमतों के काम है। बिल्कुल ठीक। वो MNAs जो मेरी नुमाइंदगी लेके, मेरा दुख लेके असेंबली में गए और कानून बनाया, वो मेरा मकान नीलाम कराते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं। इसके मुकाबले में मैंने आर्मी के जो अदवार देखे हैं उनमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। उसमें कोई बड़ा हो या छोटा हो, जिसने जुर्म किया है उसने कहा कि आपने जुर्म किया है, सीधे हो जाओ। और हर शख्स की उसकी इज्जत भी महफूज, उसकी तालीम भी महफूज। अब रही बात तालीम हमें देना, अब हम तालीम बच्चे 65 से ले लें या अयूब के दौर से लेके वहाँ से लेके आज तक की तालीम की जो शरह है वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन हमारे घर का बजट बनाने वाले लोग, एक अंगूठा लगाने वाला अनपढ़ आदमी मैट्रिक पास जिसको अपने घर का बजट नहीं बनाना आता, वो दूसरों के घर का बजट क्या बनाएगा। मिसाल के तौर पे मैं 50 यानी 200 एकड़ ज़मीन का मैं मालिक हूँ, MNA बन गया, मैं वज़ीर ख़जाना बन गया, मुझे अपनी भूख का एहसास ही नहीं है कि मेरी भूख की शिद्दत कैसे होती है और मैं गरीब की शिद्दत भूख की कैसे बर्दाश्त करके कैसे बजट बनाऊँ उसका। और ये हाल होता है इस्तेहसाल का। तो बहसियत मुसलमान हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। जी। आईने पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हमारी इब्तिदा है और हम मुसलमान हैं। हम दावे भी ये करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा कोई भी सियासतदान इसको सिर्फ धोखा देने के नाम तक ये यूज़ करते हैं और अंदर ही अंदर अपना पेट ही भरते हैं। अब मैंने खुद कर्जा लिया था, एक दफ़ा मेरा घर नीलामी पे आ गया, मैंने पता नहीं घर की कौन सी चीज़ें बेची, वो मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है मुल्की लेवल पे तमाम सियासतदानों से कि वो अगर 50 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं और वो कर्जा वापस नहीं करते, इंस्टॉलमेंट नहीं देते और उसके अलावा उनको टैक्सेस नहीं लगते, बिजली के बिल पूरे अदा नहीं करते, ये कौन सी जमहूरियत है। मैं टोटली कंडेम करता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत को और मुझे सिर्फ बहसियत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे पूरा का पूरा कानून वो मैं राइज करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिफारिश करूँगा, उसके लिए मैं मिन्नत करूँगा कि इससे लोगों का इस्तेहसाल ख़त्म होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप होता है वो भी ख़त्म होगा और जो जालिम लोग हैं हमारा पेट काट कर हमारा खून पीते हैं उनको भी इस इस्तेहसाल का जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और बहसियत मुसलमान, मैं पाक फौज जो हमारी जानों की मुहाफ़िज़ है, अपनी जानों के नजराने दे के हमें रात की नींद आराम से सुलवाते हैं। क्या अगर हमारे मुल्क में कोई गलत आदमी, गरीबों का खून पीने वाला शख्स अगर कोई बढ़ता जा रहा है तो पाक आर्मी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती? जी। अगर उसको इजाजत नहीं देते हम तो फिर आए सियासतदान सरहदों पे कलाशन कोफे बंदूकें लेके खड़े हो जाए और आर्मी को कहें जी आप घर बैठ जाएं और ये सरहदों पे खड़े हो जाए, एक रात नहीं जाग सकते। लिहाजा मैं जमहूरियत के लिए टोटल खिलाफ हूँ और मुझे सदर यूं पाकिस्तान के दौर में जो मुल्क ने तरक्की की थी, डैम उन्होंने बनवाए, इंडस्ट्रीज उन्होंने बनवाई और उनके दौर में महंगाई का कभी सोच ही नहीं सकते थे कि एक साल में कोई 1 रुपया भी महंगाई हो जाएगी, कोई स्टोर कर लेगा। आज अवामी दौर में आज मेरा रेट जो है आटे का मसाल है 70 रुपये किलो है, 1 महीने के बाद ये 80 रुपये किलो हो जाता है। और दालें जो गरीब दालें खाते हैं, गोश्त तो आजकल देखना सोचना ही उनके लिए ख्वाब बन गया हुआ है। और पता चलता है आज ही मुर्गी का गोश्त 360 रुपये किलो है, अगले दिन वो 400 रुपये किलो हो जाता है। ये अवामी हुकूमत है। और सबसे बड़ी अहम बात, हम गरीब लोग रोटी पूरे पाकिस्तान में होटल से रोटी लेते हैं 12 रुपए की और कौमी असम्बली में हमारे मुंतखब मेंबरान और सेनेटर्स और वज़रा साहबान, इनको वहाँ की कैंटीन में वो 12 रुपए वाली रोटी 1 रुपए की मिलती है
اور باہر ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر وہ پتہ نہیں حلال ہوتا ہے حرام ہوتا, وہ ہمیں 300 روپے کی پلیٹ ملتی ہے, اور وہ گوشت بکرے کی گوشت کی پلیٹ ان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 10 روپے کی پلیٹ ملتی ہے, اور چائے کی پیالی ان کو 1 روپے کی ملتی ہے. آر دے پورس؟ Are they poor of this country? Right. No, they are not allowed to govern the masses of the country Pakistan. They are looters, and they are not sincere to the public of Pakistan, Right. except Pakistan Army. جی. Pakistan Army زندہ باد. تھینک یو شاہ جی, بہت شکریہ سر. سید مکرم شاہ صاحب کے بائک دیجیے گا, میں ذرا ان کی بھی رائے لے لوں. شاہ جی, 2 مختلف آپ کو ویوز ملے, خان صاحب کی طرف سے اور کاظمی صاحب کی طرف سے. خان صاحب نے بھی جو ہے بتایا کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور شاہ صاحب تو صریحاً ہی جمہوریت کے خلاف ہے. تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے کہ دونوں میں سے جو دو ہیں؟ کاظمی صاحب نے بہت پیاری باتیں کہی ہیں, میں بہت متاثر بھی ہوں, میرے نالج میں اضافہ کیا. بالکل. اور میں سمجھتا جو انہوں نے باتیں کی اس بات گنجائش ہی نہیں رہتی کہ میں مزید بات کروں. میں ان کی بھرپور تائید بات کی کرتا ہوں, تو میں ان پہ آن کرتا ہوں. ناظرین, ایک چیز کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ لائرز کو اکثر آرمی کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے, اور یہ ویسے سے لائرز جو ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہیں عوام کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی سروسز دیتے ہیں. اور آج جو میرے ایکسپرٹس نے رائے دی ہے اس میں آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ آرمی کے ساتھ بھی ان کا کس قدر ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے, کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہاں, سنیریو میں فرق ہو سکتا ہوتا ہے, بیکاز ہم لوگ آمریت کا پروسیجر پسند تو ضرور کرتے ہیں, لیکن آمریت کے جو ڈرا بیکس ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. سکلین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. سکلین صاحب کے جو انالیسز ہیں وہ بڑے زبردست انالیسز ہوتے ہیں. جس دن سینٹ کا الیکشن تھا اس دن انہوں نے کچھ پریڈکشنز دی تھیں, اور واللہ وہ پریڈکشنز جیسے ان کے الفاظ سے ویسے ہی رات تک وہ پریڈکشن سامنے آ گئی تھی. اور ویسے بھی ان کا پولیٹیکل بڑا اسٹرانگ انالیسز ہوتا ہے, اس لیے میں نے آج انہیں اپنے ساتھ مدعو کیا ہے. سکلین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کھچڑی پک گئی, یا یہ جو ایک اچانک ایک عجیب و غریب سا معاملہ سامنے آیا, پہلے سینٹ کا الیکشن اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں بالکل اپوزٹ ایک معاملہ, تو کیا جیسا آپ نے پہلے فرمایا تھا, کیا صدارتی نظام آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, یا پھر یہ کوئی اور معاملات ہیں جس کے ذرا تھوڑے روشن ڈالیے اس پہ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ماشاءاللہ میرے تمام سینئرز نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور جو تھوڑی بہت اپنا حصہ میں بیسکلی ڈال رہا ہوں, باتیں تو آلموسٹ ہو چکی ہیں ساری. بات یہ ہے عمیر صاحب کہ کسی بھی چیز کو نا بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بون آف کنٹینشن کیا ہے, اس نظام کی خرابی کی وجہ کیا ہے. ہم کیوں اتنے الیکشنز, اتنے ماشاءاللہ اتنی ریفارمز کے باوجود ہم کیوں اس سسٹم کو ریفارم نہیں کر پا رہے, اس کو پیوریفائی کیوں نہیں کر پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسکلی پریڈکشن میں بعد میں ہوں گا, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا ہمارے سسٹم, جس کو یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا, کہ بیسکلی ہے انکمپیٹنسی. وہ پنجابی میں یہ ایک محاورہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پینچر لگانے والے کو نا ہم نے جاب دے دیا ہے ہارٹ سرجری کا. بڑی بات. اب دیکھیں, جو لوگ لیجسلیشن, قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, ان کا کام نالیاں, سڑکیں یا پروجیکٹ بنانا نہیں ہے. لیجسلیشن وہ بندہ کرے گا جس کو کتاب پڑھنی آتی ہے, جو پرانے قانون کو پڑھ سکتا ہے, اس کو بہتر, اس کو پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا بہتری کی جا سکتی ہے. 90% اسمبلی آپ کی انتہائی معذرت کے ساتھ یا تو جعلی ڈگری والی ہے یا ان پڑھ ہے. افسوس. ٹھیک ہے, 90% لوگ چھٹی کی درخواست نہیں اردو میں لکھ سکتے اپنی. صحیح. وہ کیا قانون کو ریفارم کریں گے, کیا اس کو بہتر کریں گے, کیا اس کے اندر گیپ ڈھونڈیں گے, کیسے اس کو بہتر کریں گے. تو سب سے پہلے تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را, ایک ہمارے جنرل صاحب گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کمزوریاں, ان کی مسائل ان کے ساتھ ہوں گے, کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا, مگر ایک چیز انہوں نے ٹھیک کی تھی کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا تعلیم کا, معیار بنا دیا کہ یار قومی اسمبلی کا بندہ یہ کرے گا, صوبائی اسمبلی کا بندہ یہ, ایک میرٹ ہونا چاہیے ایجوکیشنل. آپ دیکھیں کتنے لوگ فارغ ہوئے اس کے اندر, کتنا گند صاف ہوا. وہ ہمارے سیاستدان حضرات انتہائی معذرت آتے انہوں نے وہ سارا اڑا دیا. آخر کیوں یہ تعلیم سے باغی ہیں؟ مطلب ایسے نمائندے کی کیا ضرورت ہے اس قوم کو کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, جس کی سینس لاجیکل نہ ہو, جو سینسیبل نہ ہو, جو قانون کی کتاب کو پڑھ کے اس کو بہتر نہ کر سکے, اس نمائندے کا اسمبلی میں آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل صحیح.
مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا ایک میرٹ رکھا جائے کہ جس میں صوبائی اسمبلی کے لیے منیمم گریجویشن ہو اور قومی اسمبلی کے لیے منیمم ماسٹر ڈگری ہو. اس کے بعد ان کا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو, تاکہ پتہ چلے کہ یار یہ بندہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہے یا نیگیٹو مائنڈیڈ ہے, کیا یہ کچھ اس قوم کے لیے ڈیلیور بھی کر سکے گا یا نہیں, کہ آ کے بیٹھ کے چائے پی کے تنخواہیں اور ٹی اے ڈی اے لے کے فارغ ہو کے چلا جائے گا. دوسری بات یہ سر, دیکھیں دنیا میں جو ٹاپ سپر پاورز ہیں نا, جس میں امریکہ آتا ہے, رشیا آتا ہے, جرمنی آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور جس میں چائنا آتا ہے, ان سب کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ہے. ہمیں اتنی کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے جناب, کون سی ادھر تباہیاں مچ رہی, آگ لگی ہر طرف, پکڑا پکڑی ہے, مارا ماری ہے کہ جناب ہم جمہوریت کی طرف جائیں. وہ تو ہمیں یوز کر رہے ہیں, ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی یہ سازش ہے. 1145 ممبر ہیں چاروں اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ملا کے, انکلوڈنگ اپنا بلتستان. 1145 کو آپ ضرب دے لیں ان کے 5 مشیروں سے, تو یہ اپروکسیمیٹلی 6000 ممبر بنتے ہیں. 6000 ممبران کی فیسلٹیز, 34 ارب 50 کروڑ 56 لاکھ روپے سالانہ کا خرچہ ہے یہ. اس 34.5 ارب روپے سالانہ کے اگینسٹ وہ ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار, قرضوں کی اپروول, سرکاری زمینوں پہ قبضے, سرکاری زمینوں پہ جائیداد, لوگوں کی جائیدادیں چھیننا, رشوت لینا, پیسے لے کے نوکریاں دینا. کیا ڈیلیور کرتے ہیں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی فیک سسٹم ہے, فلاپ سسٹم ہے, اور بالکل صحیح, اور بالکل یوز لیس ہے. بالکل صحیح. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یا تو اگر آپ نے پارلیمانی سسٹم دیکھیں, یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کی مور دین 70% جو ہے نا وہ لیول ہو لوگوں کے ایجوکیشن کا, جہاں پہ 70% زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں, جو اپنے ووٹ کا, اپنے نمائندے کا انتخاب صحیح طریقے سے کر سکیں. یہاں پہ تو 10% زیادہ ایجوکیشن لیول ہوگی نا کہ اس کے یہ اس کا ایک لوپ ہول ہے یا اس کی کمزوری ہے سسٹم کی, اس وجہ سے یہ ایک اپاہج سسٹم ہے جو چل ہی نہیں پا رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے اس پروگرام کی وساطت سے آپ یہ بتائیے کہ اب آئندہ آنے والے حالات کو آپ پولیٹیکلی کیسے دیکھ رہے ہیں, وہ کائنڈلی 2 منٹ میں اس کو ذرا آپ. سر بالکل, میں پہلے بھی جس طرح ماشاءاللہ تمام دوستوں سے بات چیت رہتی ہے, ہم پوائنٹ آف ویو اپنا شیئر کرتے رہتے ہیں. میرے خیال سے قریب یہ 2-4 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی امینڈمنٹ آ جائے گی اسی اسمبلی کے تھرو پریزیڈنشل سسٹم کی. اور میرا یہ خیال ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ٹینور پورا ہونے سے پہلے ہی بفضل تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے ہماری اس لولی لنگڑی جمہوریت اور ٹوپی ڈرامے سے جان چھوٹ جائے گی, اور پریزیڈنشل سسٹم آئے گا جس میں 6000 لوگوں کی بجائے صرف 40 یا 50 لوگ ایسے ہوں گے جو اس پورے سسٹم کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالی, جس سے قوم کا پیسہ, وقت بچے گا. اور اس کے لیے میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم یار لیں. کو بندہ کو پڑھے گا, کس کو کتاب پڑھنی آتی ہوگی, کو اپنے سائن کر سکے, کو پچھلے قانون کو پڑھ کے انالائز کر سکے کہ یار اس میں کیا کمزوریاں موجود ہیں, تب بھی بہتری کرے گا. ایک انگوٹھا چھاپ شخص یا جس نے کوئی جعلی ڈگری لی ہوئی ہے وہ کیسے آپ کے سسٹم کو بہتر کر سکتا ہے؟ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ آ رہی ہے, صدارتی نظام, تو اس کے لیے تو پھر وہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا, جو لیجسلیشن. سر وہ اپنی جگہ کھڑی ہے نا, اس میں صوبے ختم تو نہیں ہو جانے. نہیں, پرائم منسٹر کو اور اس کے سارے سیٹ اپ کو ڈیریل کرنا وہ ایک آسان سر, یہ ڈیریل نہیں ہوگا, یہ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کہیں گے. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں آنے والے وقت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نا صرف 2 سٹیک ہولڈرز ہیں, نمبر 1 عوام اور نمبر 2 پاکستان آرمی. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس ادارے کے اندر بھی خرابیاں ہوں گی, ہم کون سا کو دودھ کے دھلیں سارے سیاستدان, ہم عوامی لوگ, مگر دیکھیں انسان ہوتا ہے, وہ فرشتہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے بیلنس یہ دیکھنا ہے کہ اچھائی کس طرف زیادہ ہے, فائدہ کس سسٹم میں زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آرمی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری پاکستان آرمی کہ جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں, ہم اتنے تسلی میں کام انوائرمنٹ میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اب جا کے انڈیا, شام اور دیکھیں افغانستان اور یمن اور جو ملک جہاں پہ آرمی کمزور ہے, وہاں بیچارے لوگ باہر چینی اور آٹا سودا گروسری لینے نہیں نکل سکتے. ہم تو ناشکرے لوگ ہیں. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے سکلین صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. ایک منٹ مائک آزمی صاحب کو دیجیے گا کیونکہ میں نے ان کی گفتگو کو بیچ میں جو ہے وہ توڑ دیا تھا. صاحب ذرا آئی کمیونیکیشن آپ نے میرے ساتھ رکھنا, ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی آپ ذرا جاری رکھیے گا, کیمرے کی طرف آپ نے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمیر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. میری گزارش یہ تھی کہ پاکستان میں الحمدللہ تعلیم کافی حد تک بہت بہتر پرسنٹیج تک پہنچ چکی ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے ام الامراض وہ ہے لالچ. جی. اس لالچ کی وجہ سے یا ہوں ایم این اے بن گیا ہوں, کونسلر بن گیا ہوں, چیئرمین بن گیا ہوں, مجھے ڈیولپمنٹ کے فنڈز آئیں گے اور میں اس کا ٹوٹلی اس کا ماں باپ بن گیا ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح. اور اس وجہ سے وہ اس لالچ کی وجہ سے اپنے دوزخ کا جو پیٹ ہے ان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا اس ایندھن کو وہ بھر رہے ہیں. مرنے کے بعد ان کو پتہ نہیں کہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ساری کی ساری قتل و غارت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور یہ سارے کا سارا یہ اس کی گریڈی ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال پر بھاری بھرکم جو بوجھ ہے ایندھن کا وہ قبر میں لے کے جا رہا ہے. لہذا تعلیم کا اس میں الحمدللہ بہت بہترین ہے, لیکن جب تک ہمارے سیاستدانوں کے ذہنوں سے لالچ کی غلاظت دور نہیں ہوگی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کے اس ملک کی عوام کو صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر سکتے, اور ہم ایک دوسرے سے ادروائز ہم اسی طرح ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے. اور یہی عوامی لوگ جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے ہمیں شیشہ ہماری بھلائی کا دکھا کے ہمارا خون پینے پہ پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا را یہ لالچ کو چھوڑ دو اور آپ کے پاس جتنے قرضے ہیں وہ سارے کے سارے واپس کر دو, ادروائز یہ تمہاری جمع کی ہوئی پونجی, ملک کی لوٹی ہوئی دولت آپ کے سینوں میں آپ کے پیٹوں میں ایندھن بن جائے گی, ایندھن, اور وہ ایندھن آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے جلا کر راکھ کر دے گی. مثال کے طور پہ خدا کا عذاب کرونا کی شکل میں آ سکتا ہے. یہ کرونا کسی وزیر اعظم کو نہیں دیکھتا, کسی پریزیڈنٹ کو نہیں دیکھتا, کسی ایم پی ایم این اے کو نہیں دیکھتا, کسی مولانا صاحب کو نہیں دیکھتا, کسی مفتی صاحب کو نہیں دیکھتا, کسی جنرل صاحب کو نہیں دیکھتا. یہ اس ایندھن کو ختم کرنے کے لیے مالک کائنات نے یہ کرونا اس ایندھن کی شکل میں ان کے پیٹوں میں داخل کر دیا ہے. اور اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی. خدارا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات اپنے پیارے سونے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق فرما, اور ہمارے جو لالچ ہے مال دنیا کا اکٹھا کرنے کی ایندھن اس کو یا باری تعالیٰ ہمیں بچا, اور جو ہمارے جو برائی سوچتے ہیں یا خدا مانتا ان کو نیک ہدایت فرما. اللہ تعالیٰ. میں سر کنکلوڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ابھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, جیسے کاظمی صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ایک درد مند شخص کے جذبات ہیں جو کہ کسی بھی پاکستانی کے جذبات اور خیالات کی ترجمانی کر رہے تھے. میں ان کی باتوں سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. البتہ آپ نے جب ملک سکرین صاحب سے کچھ باتیں پوچھی تھیں تو نظام کی تبدیلی کے بارے میں, کیونکہ کاظمی صاحب نے جو دعائیں مانگی ہیں یہ ان کی سویٹ ول ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کرے. لیکن جو میں آنے والا سیناریو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق جو میرا ویژن ہے اس بارے میں کہ پہلے ہم پر امریکہ اثر انداز ہوتا تھا, یہاں پر سیاستدانوں کو وہ پتلیوں کی طرح نچایا جاتا تھا, اور جب دیکھا کہ وہ ان کے کام نہیں آ رہے یا بین الاقوامی حالات کا تقاضا تو ان کی جگہ مارشل لا لے آتا تھا. مارشل لا جب ذرا پرانی ہو جائے لوگ بتاتے تھے تو جمہوریت لے آتا تھا, ایک تماشا چل رہا تھا. لیکن اب کچھ عرصہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک اس انفلوئنس سے آزاد ہو گیا. لیکن اب جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, ہماری ریاست جو ہے
अब ये खेल तमाशे बर्दाश्त नहीं करेगी। Right. आने वाले वक्तों में आप बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे, क्योंकि अगर अब भी उन्होंने मुदाखलत ना की तो फिर इनकलाब फ़्रांस इस किस्म के और खूनी इनकलाब जो दुनिया यहाँ पर भी आएंगे तो फिर हमारी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए जो हल मुझे नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने सोचा होगा वो यही है कि अनकरीब इन्हीं लोगों से, इन्हीं सियासतदानों से, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो चुकी है। ये आज भी हमें 90s के दौर में जब वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी या उससे पहले छांगा मांगा ये वो जो कुछ चल रहा, आज भी उसी पर खड़े हैं। अब सेनेट का इलेक्शन होने वाला है जी, चेयरमैन का, चेयरमैन सेनेट का, उसके पहले जो सेनेट का हुआ था वहाँ पर भी और आज भी प्रेडिक्शन ये हो रही है कि 2 आदमी हैं, एक संजरानी साहब हैं और दूसरे यूसुफ गिलानी साहब जी। तो आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अगर गिलानी साहब जीते तो इसका मतलब पैसा जीतेगा, अगर संजरानी साहब जीते तो इसका ताकत जीतेगी। यानी दोनों ही ट्रेंड जो है वो कोई अप्रिशिएबल नहीं है। अब होगा ये कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पर वो नहीं होगा कि मार्शल लॉ लगा और कुछ अरसे के बाद फिर ही नहीं लोगों को ले आए। अब यहाँ पर एक ऐसा जमहूरी निज़ाम होगा जिसमें मरकज़ियत होगी, उसका नाम आप सदर रख लें, चेयरमैन रख लें, और बैकअप आर्मी का होगा, और बैकअप, चूँकि असल मंसूबा जो है, असल जो है वो सी पैक है, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान का दफा, और इन चीज़ों की गारंटर जो है हमारी आर्मी है। और इंशाल्लाह यही जो असेंबली है ये खुद ही आइन स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ करेगी और ये खेल तमाशे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आइंदा 10 साल हमारे लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान ना सिर्फ फ़ौजी लिहाज से दुनिया में सरफ़हरिस्त होगा और इकॉनमी के लिहाज से भी पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी होगा। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम हुकूमत से हमारी जान छुड़ाए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल फरमाए, यहाँ के लोगों को ये तौफीक दे कि हम एक साफ़ सुथरे और क्लीन निज़ाम की तरफ जाएं, जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी के साथ अपना रोज़गार कमाएं और उनकी सलामती भी गारंटेड हो। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। मैं इन द एंड जो बातें आपसे करता होता हूँ वो यही है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मेरे एक्सपर्ट्स ने जो अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस दिया है उसके ऊपर अगर आप एतराज़ रखते हैं या उसकी फेवर में कोई बात करना चाहते हैं तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। एक सवाल मैं पर आपसे छोड़कर जा रहा हूँ, वो ये है कि क्या इमरान खान इस वक्त इतना बेबस है कि वो उसकी फेडरल कैबिनेट में चंद एक 10-12 जो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस सवालिया निशान इस वक्त हो रहा है, जिनकी करप्शन या जिनके मामला बड़े वाज़ेह तौर पर हैं, उनको वो क्या उनमें से उनको हटा नहीं सकता, वो इतना उसके पास जो इख्तियार बिल्कुल नहीं है, बेबस है इतना वो। तो ये मैं सवाल आपसे छोड़े जा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किस हालत में है, क्या मामलात हैं, और ये आपने भी अपना एनालिसिस देना है। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी वो भी पॉलिटिकल एनालिसिस पर होगी। मेरे इस सीरीज़ को जो कि जस्टिस एंड इक्वालिटी चल रही है इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, इंशाल्लाह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।